हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का, जिसका नाम है जी पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। और आपको साफ दिख रहा है कि हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बनता है ना, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लेना। 95% मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। अब आप बोलोगे सर बाकी 5% क्यों काट रहे हो? वो मैं इसलिए काट रहा हूँ, वो डिपेंड करता है आपके लिखने के तरीके पे। अगर आप जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उसका बिल्कुल सेम आंसर लर्न करोगे और वही आंसर आप एग्जाम में लिख कर लाओगे ना, तो आपके 100% मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ठीक है जी। तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर वे में करना, और एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में बताते हुए जाऊंगा। चलो जी, अब अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो की स्पीड तेज कर लेना। चलो जी, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो मैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बता दूं। बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बात लिखी हुई है कि जो पॉलिटिक्स वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। ठीक है जी, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी एक मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में आगे भी बात करेंगे। बट अब आ जाते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, यानी पहले क्वेश्चन पे, जिसका नाम है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और सेकुलर के बारे में पढ़ते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या समझ आया? पॉलिटिकल थ्योरी में हम लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सोशल लाइफ, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि पुराने जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते थे। जैसे गांधी जी फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी, जस्टिस के बारे में क्या सोचते थे, और जो आजकल के फिलोसफर है ना, वो यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर है, वो इन चीज़ों के बारे में, इन कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझते हैं, वो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन है ना। अब देखो, आपके पास 2 डेफिनेशन है, या तो आप ये लिख कर आ जाओ, या आप ये लिख कर आ जाओ। ठीक है, दोनों में से एक लिख कर आ जाओ। या तो ऊपर वाला ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक डेफिनेशन लिख कर आ जाओ पॉलिटिकल थ्योरी में, यहाँ ये। ठीक है, अब दोनों में रीड कर देता हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ द आइडियाज एंड द पॉलिसी दैट हैव शेप्ड आवर सोशल लाइफ, गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम उन आइडियाज और पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट को, और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अफेक्ट करता है। ठीक है जी, या शेप करता है, आप कह सकते हो। क्लियर हो गया? या आप दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सोशल लाइफ के, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलर, एटसेट्रा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और मीनिंग भी देखते हैं, इनका सिग्निफिकेंस भी देखते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो मेजर पॉलिटिकल थिंकर है ना पास्ट के और जो प्रेजेंट के, वो इन चीज़ों के बारे में क्या समझते हैं। सिंपल है ना। चलो, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, पहले तो पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, वोट लड़ना, वो मतलब इलेक्शन लड़ना है ना, वोट कर मतलब वोट वगैरह के लिए लोगों को अपनी पॉलिसी वगैरह बताना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है पॉलिटिशियन का काम। ठीक है, बट पॉलिटिक्स है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में आती है। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो आपकी टीचर आपको बोलती है, आपकी क्लास के बच्चों को बोलती है कि जी हमें वेकेशन पे जाना है, या मान लो मतलब घूमने वगैरह जाना है, जो होती है ना, एक ले जाते हैं टूर वगैरह पे, ले जाते हैं स्कूल के अंदर। तो वो टूर वगैरह पे ले जाना है आपको या नहीं जाना, तो आप डिसाइड कर लो, आप सारे के सारे बच्चे डिसाइड कर लो। क्या इसमें पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है? कोई कोई दूसरी पार्टी का कोई लीडर आपकी हेल्प करवा रहा है? नहीं। बट इसको भी हम पॉलिटिक्स कहेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग कोई भी डिसीजन वगैरह लेते हैं ना, तो वो भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट होता है, बट उसमें पॉलिटिशियन का कोई लेना देना नहीं होता। तो यही बात लिखी हुई है कि पॉलिटिशियन है ना, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, एक पॉलिटिक्स का पार्ट निभाते हैं। पॉलिटिक्स एक्चुअल में बहुत बड़ी है। हम जो करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, वो भी एक तरह से पॉलिटिक्स है। ठीक है, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, या आप किसी से डिबेट और डिस्कशन कर रहे हो, वो भी पॉलिटिक्स में आता है। ठीक है, तो पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ एक छोटी सी चीज करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बट पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लो, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे एसएसटी है, ठीक है, एसएसटी को आप पॉलिटिक्स की तरह समझ लो, क्योंकि एसएसटी में सारी चीजें आती है। एसएसटी में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आती है। तो वैसे ही है पॉलिटिक्स।
और पॉलिटिशियन सिर्फ एक चीज ही करते हैं उसके अंदर से, मान लो पॉलिटिशियन सिर्फ हिस्ट्री ही करते हैं उसके अंदर से, तो बाकी आप कह सकते हो ना एसएसटी बहुत बढ़िया है, पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया है, बट पॉलिटिशियन सिर्फ हिस्ट्री करते हैं, ये समझ लो। यानी पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ छोटी सी चीज करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बट पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया है। अब देखो आंसर पे आ जाता है डायरेक्ट कि इट इज करेक्ट दैट द पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू, पॉलिटिशियन एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू देयर एक्टिविटी। इसका मतलब है कि यस पॉलिटिशियन जो है वो गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो कुछ अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उसका पार्ट करते हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आती है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ द वेरियस नेगोशिएशन दैट गो ऑन द सोसाइटी थ्रू विच द कलेक्टिव डिसीजन आर मेड। तो यानी पॉलिटिक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें क्या होता है जो सोसाइटी के अंदर हम लोग करते हैं, जो भी कोई भी बड़ा हम डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके अंदर जब हम वोटिंग वगैरह करते हैं या डिबेट वगैरह करते हैं तो वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। ठीक है जी, चलो आते हैं। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द स्ट्रगल ऑफ द पीपल एंड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उस पर डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो पॉलिटिक्स के क्या होता है कि पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें आती है जो लोग करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी पॉलिटिक्स के अंदर आती है। People are engaged in the political activity whenever they negotiate with each other and participate in the collective activity which is designed to promote the social development and the resolve the common problem। इसका मतलब है कि जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। ठीक है, कैसे, कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, जब भी वो किसी टाइप का कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं ना, तो एक तरह से वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक एरिया के लोगों ने सोच लिया कि यार इस बार है ना इस वाले एमएलए को वोट नहीं देकर दूसरे वाले एमएलए को वोट देंगे। किसने डिसाइड करा? लोगों ने डिसाइड करा। तो लोगों ने क्या करी, एक तरह की पॉलिटिक्स करी। पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं करा, लोगों ने करा। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं करते, लोग भी करते। नॉर्मल लोग भी जो पॉलिटिक्स में नहीं होते वो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता है, जो सबसे पूछकर लेना होता है, तो वो भी जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रखा है कि रेजिडेंट ऑफ द लोकेलिटी, उन्होंने क्या करी, अपनी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए हायर अथॉरिटी पर अपनी आवाज़ उठाई। मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर है उनको अपनी आवाज़ उठाकर बताया कि देखो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो वो भी क्या है, एक चीज़ पॉलिटिक्स ही है। ठीक है, स्टूडेंट ने भी क्या करा, अपना यूनियन वगैरह बनाया और अपने इशू वगैरह को सॉल्व करने के लिए डिबेट और डिस्कशन वगैरह करी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डिबेट वगैरह करा। तो ये क्या है, ये भी एक तरह की पॉलिटिक्स है। समझ आ गया ना बेसिकली आपको? आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। पॉलिटिशियन सिर्फ उसमें से कुछ ही पार्ट करते हैं। डिट्टो आंसर आपके एग्जाम में आपको चिपके आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विजिलेंट सिटीजन। विजिलेंट सिटीजन का मतलब होता है एक जागरूक नागरिक, है ना। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक नागरिक या एक्टिव सिटीजन कह सकते हो आप। आर मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी, एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी अच्छे से चले, है ना, तो सबसे पहले आपको लोगों को जागरूक बनाना होगा। तो जागरूक लोग कितने ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वही सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि एक जागरूक लोग जो होते हैं ना, वो कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जागरूक लोग जो है ना वो अवेयरनेस फैलाते हैं। ठीक है, और उनको अपने राइट्स के बारे में पता होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पता होता है, जो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका क्या मतलब है, देखो अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है और जो एक्टिव लोग हैं या जो जागरूक लोग हैं उनको पता है कि गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यस सर नो। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एक जागरूक लोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अवेयरनेस फैलाते हैं और उनको उनके राइट्स के बारे में और गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पता होता है और वो अच्छे से गवर्नमेंट से डिबेट वगैरह कर सकते हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, दूसरा है कि बेसिकली जो अवेयर लोग होते हैं ना वो डिबेट वगैरह भी करते हैं अलग अलग इश्यूज़ पे, और जो भी पॉलिसी वगैरह आप देखोगे कि इंडिया में भी बहुत सारी जो पॉलिसी बनती है, जब लोग उससे खुश नहीं होते तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, अपनी आवाज़ वगैरह रखते हैं। वो क्यों रख पाते हैं अपनी आवाज़? क्योंकि वो क्या है, विजिलेंट है, वो जागरूक है, उनको अपने राइट्स वगैरह के बारे में पता है। ठीक है जी, तो इसलिए भी हमें विजिलेंट लोग ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे तो गवर्नमेंट फिर डिक्टेटर बन जाएगी, कुछ भी करने लगेगी। तो इसलिए कह रखा है कि विजिलेंट जो लोग जो होते हैं या जागरूक लोग जो होते हैं वो बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिबेट और डिस्कशन करते हैं, साथ में ये गवर्नमेंट को फोर्स भी करते हैं कि गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लेकर आए जो लोगों के लिए अच्छी है, जो कंट्री को आगे लेकर जाएगी। और साथ ही में अ डेमोक्रेसी इज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ द सिटीजन, और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट ऑफ द सिटीजन, लोगों की गवर्नमेंट। अब जब लोग नागरिक होंगे, जागरूक होंगे, तभी वो कंट्री की डेमोक्रेसी को अच्छे से आगे लेकर जा पाएंगे। जब लोग ही जागरूक नहीं है तो डेमोक्रेसी तो ढंग से चल ही नहीं पाएगी। तो यही बात लिखी हुई है।
ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। सिंपल है कि जागरूक लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अवेयर होते हैं, वो डिबेट और डिस्कशन करते हैं और अपनी बात गवर्नमेंट को बताते हैं। बेसिकली वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि अच्छी अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों की गवर्नमेंट। तो लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि डू यू थिंक स्टडी पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक मैथमेटिक्स गिव रीजन ऑफ योर आंसर। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो मैथमेटिक्स की तरह है? तो इसका आंसर है नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी मैथमेटिक्स की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में हम, क्योंकि मैथ्स में पहली बात तो हम क्या पढ़ते हैं, पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी में हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, मैथ में क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, ठीक है। और बट जो पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है, हर चीज़ की डेफिनेशन अलग अलग होती रहती है, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है, एक ट्रायंगल क्या होता है जिसके 3 कॉर्नर होते हैं, 3 एजेस होते हैं, दैट इज ट्रायंगल। बट पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है कि जस्टिस की कभी डेफिनेशन कभी चेंज हो जाती है, कभी चेंज हो जाती है। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड, अलग अलग वर्ड का यूज़ किया जाता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। समझ आ गया आपको? तीसरा है कि मैथ्स के अंदर आप देखा जाए ना, मैथ्स जो होती है कांस्टेंट होती है। पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाओगे आप, मान लो कोई क्वेश्चन आता है, मान लो स्क्वायर से रिलेटेड, कि स्क्वायर का आपको वॉल्यूम निकाल रहा है, तो एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से आप स्क्वायर का वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हो। बट अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी में ओपन इंटरप्रिटेशन होता है, कोई भी अपनी तरीके से कुछ भी कर सकता है। जैसे कुछ लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और होता है, कुछ लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और होता है। बट अगर मैथ्स की बात करें तो सबको बोलोगे ना आप कि स्क्वायर का अगर आपको मान लो वो एरिया निकालना है, तो सब एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी मैथ्स नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो होती है वो कांस्टेंट होती है, बट पॉलिटिकल थ्योरी चेंज होती रहती है। मैथ्स की डेफिनेशन सिंगल होती है, बट पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन टाइम टू टाइम जो होती है कॉन्टेक्स्ट के वे में चेंज होती रहती है। मैथ्स में हम सिर्फ पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बट पॉलिटिकल थ्योरी में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, अब पॉलिटिकल थ्योरी साइंस एज वेल और नॉट इवन, इसका मतलब है पॉलिटिकल थ्योरी, कुछ लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी साइंस जैसी है और कुछ लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी साइंस जैसी नहीं है। एक्सप्लेन करना है इस फैक्ट को। पहले तो हम देखेंगे कि कुछ लोग है ना पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस ही मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं, देखो, स्कॉलर हु कंसीडर पॉलिटिकल साइंस एज साइंस आर्ग्यू दैट द साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो, जो साइंस है ना वो भी एक तरह की सिस्टमैटिक नॉलेज है, और पॉलिटिकल थ्योरी की अभी सबसे ऊपर हमने डेफिनेशन देखी थी, तो वो भी क्या था, एक तरह से सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज है। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो जी, साइंस भी एक तरह से सिस्टमैटिक नॉलेज है, पॉलिटिकल थ्योरी में भी हम एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। तो इसी वजह से, और आप कह सकते हो कि जो साइंस होती है ना वो भी एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। और फिर वो जो होती है वो एक्सपेरिमेंट, अगर मान लो जैसे ओके, अगर आप साइंस लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो हमेशा उसका सेम रिजल्ट आता है ना। अगर आप लिटमस पेपर, अगर मान लो आप किसी एसिड पे लगाओगे तो वो येलो से रेड हो जाएगा, या येलो से ब्लू हो जाएगा, या रेड हो जाएगा, पता नहीं मेरे को, मतलब है ना। और हमेशा ऐसा ही होगा कि आप लिटमस पेपर को एसिड पे लगाओगे तो सेम रिजल्ट देगा। वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी के साथ है। माना जाता है कि बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी भी हिस्ट्री पे डिपेंड होती है, ठीक है। जो पहले हो रखा होता है वही बेसिकली आगे चलता है। तो बेसिकली यही बता रखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस मानते हैं, वो यही कहते हैं कि साइंस में भी हम सिस्टमैटिक नॉलेज की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी हम सिस्टमैटिक वे की बात करते हैं, स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक वे की बात करते हैं। जो साइंस होती है वो भी एक तरह से प्रिडिक्ट करने की बात करती है। जब हम लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होगा। वैसे ही आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के भी पुरानी चीज़ों से आज का टाइम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब कुछ लोग हैं पॉलिटिकल थ्योरी को साइंस नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि दोज हु डू नॉट कंसीडर साइंस as a political theory say that the principle of political theory are not clear, but despite the same reason politics is not possible in the use of political science. It is also not a laboratory science method cannot be adopted in a study. इसका मतलब है कि बेसिकली सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो लोग पॉलिटिकल थ्योरी को या पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं मानते ना, वो ये बोलते हैं कि जी हम पॉलिटिकल मतलब साइंस को है ना हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, ठीक है। बट
पॉलिटिकल साइंस का लेबोरेटरी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं बोल सकते। सिंपल सिंपल ये कहना है इसका। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके। बाकी जो ये बोल रखा है कुछ लोगों ने कि जो प्रिंसिपल होते हैं ना, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो प्रिंसिपल पे नहीं चलती, वो चलती है जी रीजन पे। बट हमेशा हमारी साइंस प्रिंसिपल पे ही चलती है। प्रिंसिपल मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, साइंस ये बोलती है कि लिटमस पेपर को आप एसिड पे रखोगे वो ब्लू हो जाएगा, ये एक प्रिंसिपल है एक तरह से, है ना, फिक्स है ये। बट हमारी पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो रीजन पे चलती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपसे पूछेंगे कि मान लो रोड पे गोलियां चलाना जो है वो फ्रीडम है या नहीं है, कुछ लोग अपना जस्टिफिकेशन देंगे, कुछ लोग अपना जस्टिफिकेशन देंगे। तो यानी पॉलिटिक्स जो होती है वो रीजन पे चलती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं जी हम, कि महात्मा गांधी ने एक बार ये बोला था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है मतलब पॉलिटिक्स ने ना हमको एक सांप की जो कुंडली है ना उसकी तरह जकड़ के रखा हुआ है, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है उससे रेसल करने के अलावा। ठीक है, तो इस लाइन का और इस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? तो देखो मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो। ठीक है, हर कंट्री के अंदर ग्रुप मिलेंगे आपको, हर जैसे कि इंडिया के अंदर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, बट ग्रुप ग्रुप तो होते हैं ना। यस और नो, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि मान लो स्कूल के अंदर ही आपने ग्रुप बना लिया, तो वो भी एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। आपने अब 10-20 बच्चे इकट्ठे हो गए तो वो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही बात लिखी हुई है कि बेसिकली हम पॉलिटिक्स से कभी भी अपना नाता जो है नहीं छुड़वा सकते। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अगर 5 बच्चे बच्चे इकट्ठा हो जाए, उनकी सेम सोचो, तो वो भी एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और हर वो सोसाइटी जो सस्टेन करना चाहती है अपने आप को, ठीक है, उसको अपने लोगों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप 5 दोस्त हैं जिन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप 5 लोगों ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, बट आप कभी नोटिस करना आपके जो भी 5 दोस्त हैं उनकी ऑलमोस्ट थिंकिंग जो है सारे चीज़ों में तो नहीं बट थोड़ी बहुत मिलती होगी। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि अगर आप चाहते हो वो दोस्ती मेंटेन रहे तो आपको कब सबके लिए काम करना पड़ेगा। होता है ना कभी कभार 4 बंदे बोलते हैं कि यार चलते हैं एक जगह पर, तो बाकी 5 को भी जाना पड़ता है। तो आप वो क्यों कर रहे हो? वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि सोसाइटी मेंटेन रह पाए, आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रह पाए। ठीक है, और यही बात लिखी हुई है कि अ नंबर ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली हो गई, ट्राइब हो गई, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, वो लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए ही बनते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं हमारी, ताकि हम साथ रह पाए और एक दूसरे के लिए काम कर पाए और एक दूसरे के अच्छे के लिए काम कर पाए, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ही पार्ट है। सिंपल बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें ना पॉलिटिक्स ने सांप की कुंडली की तरह जकड़ के रखा हुआ है, उससे रेसल करने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। क्योंकि कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ना हो। हर कंट्री में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन होते हैं वही पॉलिटिकल, उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। 5 लोग अगर इकट्ठा हो जाए, उनकी सेम सोच हो, तो वो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो सोसाइटी होती है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो भी बना रखे होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो यही सोचते हैं, यही काम करते हैं ताकि सारे के सारे लोग जो है वो खुश रह पाए। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। गवर्नमेंट भी देखियो यही काम करती है। गवर्नमेंट भी अपने पॉलिटिशियन, जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भी यही काम करती है। आप देखो कि वो क्या करती है कि अपने जो भी लोग हैं, है ना, मान लो कोई पॉलिटिशियन रूठ गया है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो उनको मनाने की कोशिश करती है ना, और ये देखती है कि हाँ जी उसका भी वेलफेयर हो पाए, हमारा भी वेलफेयर हो पाए, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं ये हम देख ही चुके हैं। पहली डेफिनेशन ही हमने ये देखी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ, है ना, और साथ में और भी कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलर और सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। साथ में पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करता है जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उनको री इंटरप्रेट करने में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, पुराने टाइम में आप देखोगे लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और था, आज के टाइम में देखो तो फ्रीडम का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है
ये डेफिनेशन कैसे आई लोगों के दिमाग में? ये डेफिनेशन बेसिकली लोगों के दिमाग में तब आई जब उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पुराने टाइम में जब सेम जेंडर की शादी वगैरह होती थी तो उसको बहुत गलत माना जाता था, बट आज जो है वो बहुत सारी कंट्री में उसको अलाउ कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि पुराने टाइम में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था लोगों के लिए वो अलग था, आज के टाइम में अलग है। तो बेसिकली यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें पुराने और न्यू कॉन्सेप्ट को, जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू न्यू सर्कमस्टांसेस है, उसको री इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या करता है, न्यू डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज देयर थ्रेट को समझने का एक तरह से वो देता है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करवाता है, या एक तरह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नए नए कॉन्सेप्ट को बताता है और नए नए कॉन्सेप्ट के जो नुकसान है वो भी बताता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं टेक्नोलॉजी का। ठीक है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी हेल्प भी करी है, यानी जो जो ट्राइब्स के लोग थे जो जंगलों में रहते थे उनको भी एक तरह से थोड़ा वेलफेयर वगैरह करवाया, बट इससे नुकसान भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ी है ना। आपको पता ही है कि ऑनलाइन थेफ्ट वगैरह ये भी चीज़ें बढ़ी है। तो एक तरफ फ़ायदा भी है, एक तरह से नुकसान भी है, और ये चीज़ हमें किसने बताई है? पॉलिटिकल थ्योरी नहीं बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है जी कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, पॉलिटिकल थ्योरी हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट यानी जस्टिस और इक्वालिटी पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें रैशनल थिंकिंग या रैशनल कम्युनिकेट करने में एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट है कि हमें एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करती है पॉलिटिकल थ्योरी, और साथ में है तो हमें इंटरनेशनल और वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाने में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत हेल्प करती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सिंपल है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें जस्टिस, इक्वालिटी और अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है। ठीक है। दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक रैशनल थिंकिंग, अलग अलग सोचने में हेल्प करती है। ठीक है, एक अच्छी सोच प्रोवाइड करती है। ठीक है। देखो, जिन लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी होगी ना, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए फ्रीडम कुछ और होगा, बट आप कभी नोटिस करना कि आपने जो पॉलिटिक्स पढ़ी है ना उसमें फ्रीडम का मतलब कुछ और है। ठीक है। आप किसी से पूछोगे ना कि फ्रीडम का क्या मतलब है, वो बोलेगा जी जो मर्जी करो वो फ्रीडम है। आप उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि रोड पे गोलियां चलाना फ्रीडम है, तो वो चुप हो जाएगा। बट आपको इसका आंसर पता है कि हाँ जी, फ्रीडम का मतलब होता है कि अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना बिना दूसरे की फ्रीडम को हार्म करे हुए। तो ये आपको ये डेफिनेशन कैसे पता चली? जब आपने बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी, तो आपको एक अलग सोच प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल थ्योरी, और डिसीजन मेकिंग, अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और साथ में इंटरनेशनल में पूरे वर्ल्ड में जो जो हो रहा है उसको बताता है। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी एक अवेयरनेस जनरेट करता है। इसका क्या मतलब है? देखो, पॉलिटिकल थ्योरी उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किन किन के लिए? ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लॉयर के लिए, जज के लिए, ठीक है, एक्टिविस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, और भी बहुत सारे जॉब जो होती है ना उनके लिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट 11th क्लास के जो हम बच्चे हैं, वो भी हम बड़े होकर कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करेंगे इनमें से, है ना। और जो भी हम प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी अब से पढ़ें। तो इसलिए आप कह सकते हो कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जो भी हम बनना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी की नीड होती है। मान लो हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, और इसलिए हमें अभी से ही पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि सेकेंडली क्या होता है कि वी ऑल आर गोइंग टू बी दी सिटीजन, और आपको पता ही है हमें पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए भी पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो चलो हम 16-17 साल के हैं, आगे जाके हम एक नागरिक बनेंगे, है ना, सिटीज़न बनेंगे, हम वोट देंगे। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, ताकि हम एक बढ़िया डिसीजन ले पाए, और पॉलिटिकल थ्योरी हमारा उस बढ़िया डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़नी चाहिए। तीसरा है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, इसका मतलब है कि बेसिकली फ्रीडम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, इक्वालिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, सेकुलरिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत डीप में समझने में हेल्प करता है पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए। ठीक है। आप कभी भी नोटिस करना, इंडिया में जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रोटेस्ट देखते हो, भेदभाव से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड, सेकुलर से रिलेटेड जो भी प्रोटेस्ट होते हैं ना, ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो थोड़े समझदार होते हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होती है। तो इस क्यों अच्छा वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इतनी डीप में फ्रीडम, इक्वालिटी और सेकुलर के बारे में पढ़ लिया है, तो अब वो अपनी बात को रखते हैं।
ठीक है जी। और नेक्स्ट हमें पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें एक रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एक अच्छा डिसीजन लेने में पॉलिटिकल थ्योरी हमारी हेल्प करता है, तो इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। ठीक है जी, पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, शुड लिखा हुआ है। ठीक है, और ये दो और है, हमारी कंट्री में यूनिटी बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सेकुलरिज्म, दैट इज़ इक्वालिटी के सब लोग की इक्वल है। तो भेदभाव वगैरह लोग जो है उनके दिमाग से चला जाता है जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं कंट्री और सोसाइटी की यूनिटी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंट फिलोसफी का है, ये ऑल दो एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या आपके मैच द फॉलोइंग आ सकता है ना, ऐसे मैच द फॉलोइंग करके क्रॉस नहीं लगाया मैंने, मैच द फॉलोइंग करा है। ठीक है, ये मैं समझना क्या है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक एक मार्क्स के 3 अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फिलोसफिकर जैसे प्लूटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, रोजी हो गए, हमारे कार्ल मार्क्स हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए। तो एरिस्टोटल और प्लूटो के बारे में बात करें तो वो बेसिकली मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में बताते थे कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर है, मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। इस चीज़ को प्लूटो वगैरह और एरिस्टोटल वगैरह बताते थे। रोजू के बारे में बताऊं तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते थे। कार्ल मार्क्स जो है इक्वालिटी इज़ द क्रूशियल फ्रीडम, यानी फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में बात करते थे। महात्मा गांधी जी तो आपको पता ही है, हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज गांधी जी की एक बुक है। ठीक है, फ्रीडम और स्वराज के बारे में बात करते थे। हिंदू स्वराज लिखी गई थी 1909 में। ठीक है जी, याद रखना है। दूसरी बात है कि महात्मा जो अंबेडकर जी थे, वो आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटी के लिए, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए वो लड़ाई लड़ते थे। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनके साथ भी, और जो भी बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने आवाज़ वगैरह उठाई थी। तो उनका यही आइडिया था कि बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि बी आर अम्बेडकर जी भी एक तरह से इक्वालिटी और इक्वल राइट और स्पेशल जो प्रोटेक्शन होता है उस पर जो है वो पूरी की पूरी उनकी फिलोसफिकल जो आइडिया था वो बेस था। ठीक है जी, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। देखो, पहली बात तो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा होगा, मैं बता देता हूँ। मेन पॉइंट स्टडी 11 आर्ट्स, आर्ट्स का ज्वाइन करना। ठीक है, और बाकी ये जो PDF है ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और नहीं तो हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। सीधा गूगल पे जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी। ठीक है, सीधा मेन पॉइंट स्टडी जाकर लिखोगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, क्लिक करना, क्लास 11 पे जाना। क्लास 11 पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्लास 11 पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर वगैरह दिख रहे हैं, तो इनके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अभी फर्स्ट चैप्टर के नहीं करें क्योंकि अभी अभी बनाए हैं, तो मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी आप अगर आप सपोर्ट वगैरह करना चाहो, क्योंकि देखो ये नोट्स एकदम फ्री है। ठीक है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठाए, इसलिए मैं इसको फ्री रखूँगा। बट आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट ज़रूर करना। कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन है यहाँ पर, पेटीएम वगैरह का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अभी तो मेरे लिए ठीक है, कॉस्ट मैं मैनेज कर रहा हूँ वेबसाइट की, बट एक टाइम आने पर मैं वेबसाइट की कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाऊँगा, और उस टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये डिसीजन लेना कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, नोट्स पे प्राइस टैग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखो, मैं हमेशा हमेशा कोशिश ये करूँगा कि प्राइस टैग कभी ना लगे, कभी भी ना लगे। मतलब आप समझ लो मेरी लाइफ का वो सबसे वर्स्ट दिन होगा, या बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी मेरे को जब मैं इस पे प्राइस टैग लगाऊंगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करना। मैं बता दूं तो ये स्कैन करके, और देखो सपोर्ट कितना छोटा है कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता। आपका छोटा सपोर्ट है ना, मेरे को बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है कि यार कोई बच्चा जब मेरे लिए इतना कर रहा है तो मेरे को उससे इनटू 100 करना है ना, तो ये मोटिवेशन मिलती है मेरे को, तो सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी ये जैसे ऐड आपको दिख रही होगी है ना, तो ये ऐड पे क्लिक करके, जैसे वेबसाइट पे आप नोट्स डाउनलोड करके आओ, ऐड पे क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाओगे, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है, और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे आओगे तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट स्टडी हो गए, मेन पॉइंट टेक हो गए, तो इनको आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। मेन पॉइंट टैग पे बेसिकली मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जैसे वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, आप यूट्यूब पर अपलोड करके कैसे अर्न कर सकते हो, मैं यही बताता हूँ कि स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत सारे बच्चों के $100 कंप्लीट भी हुए हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, सर देखो हम एनिमेशन वीडियो बना रहे थे, $100 कंप्लीट हुए हैं आपकी वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं है बच्चे, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है ये वाली। ठीक है, ये आपका एफर्ट है, आप मेहनत कर रहे हो, और इसका एडवांटेज आपको आगे भी मिलेगा, $100 के $1000 भी होंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।